अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। हम इंडिया पाकिस्तान के रहने वाले लोग पिछले 72 साल से आज़ाद तो हो चुके हैं, लेकिन हम अभी तक उस आज़ादी की नेमत से महरूम हैं, चाहे हम इंडियन हैं या पाकिस्तानी हैं। क्योंकि जाते हुए अंग्रेज सरकार ने एक ऐसा शोषा छोड़ दिया था इस इलाके में कि जिससे इस इलाके के दोनों सुपर पावर्स अपना सारा इन्वेस्टमेंट, अपना सारा ध्यान लड़ने पे और झगड़ने पे लगता रहा। और इस रीजन की वजह से जो पोटेंशियल है इस अवाम का, जो कि हिस्टोरिकली इंडियन है लेकिन बहरहाल आफ्टर 1947 पाकिस्तानी और इंडियन है, वो आगे आ नहीं सका। जम्मू एंड कश्मीर इज द इशू, ए ह्यूमैनिटेरियन कॉज, और इसमें इंसानियत के लिए भी बड़े वो हैं कि आफ्टर ऑल हम सब बातें करते हैं और सफ़र भी करते हैं इंडियन पाकिस्तानी, लेकिन जो सफरिंग कश्मीरियों की है, चाहे किसी भी मज़हब, किसी भी सोच से ताल्लुक़ रखते हो, उसका कोई मुकाबला नहीं है। एक पूरी जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन लोगों ने सिर्फ जंग और टेररिज्म देखी है। हमारे दरमियान आज एक एक ऐसी शख्सियत है जो शायद ही ऐसा कोई शख्सियत हो जिसने इस रीजन में, इस जम्मू एंड कश्मीर में जन्म लिया। एक कश्मीरी हैं, और चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ये इशू है, इंडियन टेरिटरी है लेकिन बहरहाल एक मसला है, वो तीनों जगहों को जानते हैं। चाइना में इन्होंने तालीम हासिल की है, तो उनसे ज़्यादा डेमोग्राफी को और सिचुएशन को, फिर एक हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो। हम उनसे आज के इस बैठक में बात करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर और रीजन के जो मामला हैं। तो डॉक्टर अमजद मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड we welcome you to the Thank you very much for having me. Yeah, thank you. सर, पहला सवाल है मेरा आपसे कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि कश्मीर इंडिया ने कब्जा किया हुआ है। एज ए पाकिस्तानी बचपन से सुनते आए हैं कि इंडिया ने कब्जा किया हुआ है। एक इंडियन बचपन से ये सुनते आया है कि पाकिस्तान ने कब्जा किया है। मेरे कुछ दोस्त हैं, कश्मीरी दोस्त, जिनके साथ मैं यूएन में जाता रहा हूं, वो एक तीसरा ऑप्शन लेके आते हैं कि इंडिपेंडेंट कश्मीर इज द एक्चुअल थिंग। हम ये जानना चाहते हैं कि एक्सेशन ट्रीटी क्या थी, क्या उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग है? क्या महाराजा हरि सिंह ने जो एक्सेशन ट्रीटी इंडिया के साथ साइन की थी वो लीगली स्टैंड करती है? क्या इट मेक्स जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान पार्ट ऑफ इंडिया? क्या है ये, और किन हालात में ये चीज हुई थी? और तीसरा ऑप्शन इसमें है कि खाली आप इंडिया या पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आपको ये मालूम है कि जब पार्टीशन हुआ बरतानिया का, तो उस वक्त जुलाई 1947 में, गालिबन जून 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जारी किया था। उस एक्ट में एक ये भी आर्टिकल था कि जो 560 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो ये डिसाइड करें कि उन्होंने हिंदुस्तान के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है, या उन्होंने इंडिपेंडेंट रहना है। तो उसमें ये फैसला वहाँ के जो उस वक्त के होते थे हुक्मरान, वो ये तय करते थे कि हमने इधर जाना है या उधर जाना है। तो जब ये बात आई रियासत जम्मू कश्मीर अक्सार तिब्बतहा की, तो उस वक्त महाराजा हरी सिंह जो थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया, जिस पे मोहम्मद अली जिन्ना ने दस्तखत किए बाकायदा। और 15 अगस्त को वो थ्रू टेलीग्राफिक मैसेज वो उसकी कंफर्मेशन आई महाराजा हरी सिंह को। तो पाकिस्तान के साथ तो ये इशू तय हो गया था कि पाकिस्तान में नहीं जाना। रह गई इंडिया की बात। इंडिया के साथ जो स्टैंड स्टिल का मुआहदा था, वो अभी उस पर कोई फैसला होना था, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को आज़ाद जो रियासत थी जम्मू कश्मीर की जो स्टेट थी, उसके ऊपर अनप्रोवोक्ड सरप्राइज अटैक किया 5 एंट्री पॉइंट से, और जंग छिड़ गई। अब जो हमारी जो स्टेट फोर्सेस थी वो इतनी नहीं थी अलर्ट, और ना इतनी तादाद में थी
क्योंकि कभी जंग की जरूरत नहीं पड़ी हमें। तो वो श्रीनगर तक आ गए तकरीबन, अब बारामूला से आगे आ गए। तो उस वक्त फिर महाराजा हरि सिंह ने नेहरू साहब को लिखा कि इस तरह से हम पे हमला हो गया अचानक, आप हमारी मदद के लिए फौज भेजें। तो नेहरू फौज भेजने लगे, तो माउंटबेटन ने उनसे कहा कि आप फौज नहीं भेज सकते, क्योंकि आप वो एक आज़ाद रियासत है और हिंदुस्तान एक मुल्क है, आप दोनों के दरमियान डिफेंस पैक्ट नहीं है या कोई ऐसा नहीं है। तो वहां पे फिर ये ऑप्शन आया कि आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर की जो थी वो इंडिया के साथ एक्सेशन हो उसका। उस पे महाराजा हरि सिंह ने फिर एक्सेशन के डॉक्यूमेंट पे साइन किया और इस तरह वो रियासत भारत का हिस्सा बन गई। जब ये साइन हुआ उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, ये जो वेस्ट जम्मू का इलाका है जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वैली जम्मू, ये सब उसमें इंक्लूडेड था। और इसको वॉर ऑफ एग्रेशन करार दिया बाकायदा, यूनाइटेड नेशन ने इसको। वॉर ऑफ एग्रेशन वो होती है जिसमें एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर चढ़ाई कर दे, उसको वॉर ऑफ एग्रेशन कहते हैं। दो मुल्क जब आपस में लड़ रहे हो उसको वॉर ऑफ एग्रेशन नहीं कहते। एनीवे, उसके बाद फिर माउंटबेटन के कहने पर नेहरू जो है वो अभी जंग जारी थी तो यूएन में ले गए मुकदमा, ये केस सिक्योरिटी काउंसिल में, और सिक्योरिटी काउंसिल से सीज फायर करवाया। ये बहुत गलत जो है इकदाम था नेहरू साहब का, इसलिए कि जब जंग हो रही है और जब मुआहदा हो चुका है एक्सेशन का, और जब जम्मू कश्मीर की पूरी रियासत भारत का हिस्सा बन चुकी है, तो फिर ये जंग उस वक्त तक जारी रहनी चाहिए थी जब तक कि गिलगित बल्तिस्तान तक का इलाका जो है वो पाकिस्तान से छुड़ा ना लिया जाता। तो ये तो एक सूरत हाल है, और इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि आज भी गिलगित बल्तिस्तान और मगरबी जम्मू जो आज़ाद कश्मीर है ये कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा है। आ गई बात आपके इस सवाल की कि ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है उसके हवाले से, तो वो भी हमें पीछे जाना पड़ेगा। आप देखें कि दो ऑपरेशन हुए हैं, एक ऑपरेशन गुलमर्ग जिसका मैंने जिक्र किया जो अटैक पाकिस्तान ने किया, और दूसरा ऑपरेशन था दत्ता खेल। और दत्ता खेल ऑपरेशन जो है ये गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, जिसको लीड किया था एक मर्सनरी ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर मेजर विलियम अलेक्जेंडर विलियम ब्राउन ने। और ये पूरी साजिश थी। उस वक्त जो लॉर्ड कनिंगम को दोबारा लाया गया था और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का गवर्नर बनाया गया। दोनों साइडों पे जो फौज थी भारत की और पाकिस्तान की, इसके कमांडर इन चीफ जो हैं वो दोनों अंग्रेज थे। तो ये सवाल ये नहीं है कि ये इंडिया का हिस्सा है या नहीं है, सवाल ये है कि ये हुआ क्यों, ये तकसीम क्यों हुई, और वेस्ट जो है खासतौर पर बरतानिया वो आज तक क्यों साइलेंट है इसके ऊपर। इसकी बहुत सिंपल वजह है, और वो ये है कि ये भारत को सेंट्रल एशिया का जमीनी तजारती रास्ता नहीं देना चाहते थे डायरेक्ट, और इसी वजह से उन्होंने 1935 में गालबन ये जो रियासत थी एजेंसी, गिलगित एजेंसी को ब्रिटिश ने महाराजा हरि सिंह से 60 साल की लीज पर ले लिया था। और उसके बाद वो ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस जो थी वहां तैनात थी ब्रिटिश स्काउट्स के नाम से, और वो इसको देख रही थी, क्योंकि उस वक्त इनको ये खतरा था कि शिनचियांग में आके, तो खतरा ये था कि कहीं इसका फायदा सोवियत यूनियन उठा के ईस्ट तुर्कमानिस्तान पे कब्जा ना कर ले। इसलिए ब्रिटिश के लिए गिलगित एजेंसी बहुत ही क्रूशल थी कि ये वहां पे इनका फुल कंट्रोल हो, और ये वहां से फिर इन्होंने ईस्ट तुर्कमानिस्तान के अंदर भी इन्होंने ब्रिटिश ने जो है वो काफी कार्रवाइयां डाली। उससे भी पहले आप चले जाएं तो पाकिस्तान की रियासत बनाने का मकसद क्या था। पाकिस्तान की रियासत बनाने का मकसद भी यही था
कि भारत और सेंट्रल एशिया के दरमियान, यानी उस वक्त के सोवियत यूनियन के दरमियान एक रुकावट रखी जाए, ताकि बाल्शविक और सोवियत यूनियन का जो इन्फ्लुएंस है वो हिंदुस्तान में ना आ जाए। याद रहे कि उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी आज़ादी की तहरीक चल रही थी, जिसमें श्री चंद्र सुभाष बोस जो थे तो कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस के लेफ्ट विंग के थे, और कम्युनिस्ट पार्टी थी। और इससे भी पहले चले जाए तो महाराजा रंजीत सिंह को जब तक वो जिंदा थे क्यों बर्दाश्त किया ब्रिटिश ने? इसीलिए कि उनको महाराजा रंजीत सिंह के अंदर एक ऐसा हुक्मरान नजर आता था जो भारत और सोवियत यूनियन के बीच में एक बफर का काम दे रहा था। लिहाजा जब 1839 में जब महाराजा रंजीत सिंह का इंतकाल हुआ और महल्लाती साजिशें शुरू हो गई, और सिख जो एम्पायर थी या लाहौर दरबार जिसको कहते हैं, वो जब आमाजगाह बन गया इन साजिशों की और कमजोर होना शुरू हो गई ये सिखों की रियासत, और ये खतरा पैदा हो गया कि अफगान या उधर से सोवियत का इन्फ्लुएंस लेकर आगे ना आ जाए पंजाब में, तो फिर ये पंजाब की फर्स्ट और सेकंड वॉर हुई 1846 में, जिसमें सिखों की को शिकस्त हुई, और उस शिकस्त के नतीजे में फिर वॉर इंडेमनिटी मांगी गई सिख दरबार से जो कि खाली था। वो फिर महाराजा गुलाब सिंह ने वॉर इंडेमनिटी पे की, और उसके इवज में फिर उन्होंने कश्मीर जो था वो महाराजा गुलाब सिंह को दिया। उसको जम्मू के साथ जोड़ के महाराजा गुलाब सिंह ने फिर एक रियासत बनाई जिसका नाम रखा रियासत जम्मू कश्मीर। अब ये रियासत जम्मू कश्मीर कायम रही 101 साल। इसको भी ब्रिटिश ने इसीलिए बर्दाश्त किया कि उनकी नजर में महाराजा गुलाब सिंह और उसके जो वारिस थे, बेटे और उसका फिर भाई का बेटा की नस्ल चली, ये उनको ये देखते थे कि ये गारंटर है हमारे सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस के खिलाफ, इसलिए उसको बर्दाश्त किया। हालांकि वो खुश नहीं थे इस रियासत से, बार बार उनकी कोशिश होती थी कश्मीर में अपना रेजिडेंट बिठाएं, और बिल आखिर जब महाराजा प्रताप सिंह थे इसके कश्मीर के महाराजा, तो उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ थोड़ी सी अपनी पींगें बढ़ाने की कोशिश की, तो उनको हटा दिया जबरन, कई साल उनको वापस नहीं आने दिया। फिर वो सुलह हुई और वो वापस आए। तो हम जब तक इसको इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखेंगे जम्मू कश्मीर के मसले को, हमें समझ नहीं आएगी। सीज फायर इन्होंने इसलिए की कि ये जो चाहते थे वो इनको मिल गया, यानी जम्मू कश्मीर का इंडिया में जाने के बाद वेस्ट जम्मू का इलाका जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ गया। लिहाजा NWFP जो था उस वक्त का, उसके साथ भी इंडिया का बराह रास्त कोई राब्ता नहीं है, और उसके जरिए अफगानिस्तान, और ना ही गिलगित लेके इन्होंने सेंट्रल एशिया पे भी अपना जो एक कंट्रोल था वो रखा। तो ये बेसिकली रफली ये सिनारियो है। अमजद साहब, तो आपने अभी बताया कि नेहरू साहब ने इशू को लेकर UN चले गए और उनको चाहिए था कि आज़ाद कराते, चूंकि वो इंडियन टेरिटरी थी आफ्टर एक्सेशन ट्रीटी। तो क्या एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आप देखते हैं वजह जिसकी वजह से नेहरू साहब ने, हालांकि उस वक्त हम सुनते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल नया मुल्क बना था, रिसोर्सेज नहीं थे, आर्मी अभी नहीं थी, ब्यूरोक्रेसी सेट नहीं थी, इवन तनख्वाहें भी स्टाफ की जो थी वो मुहाजिरीन जो आए थे इंडिया से, अमीर मुहाजिरीन, उनके चेक्स थे, और हैदराबाद दक्कन से मदद मिली थी, और इस तरह पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क था, इंडिया एक आफ्टर ऑल एक स्ट्रॉन्ग कंट्री था। क्या वजह थी कि नेहरू साहब ने फैसला नहीं किया और चले गए UN? ये माउंट बैटन का प्रेशर था। दूसरा ये था कि वो ये चाहते थे कि महाराजा को हटाया जाए और शेख अब्दुल्ला जो है उनको लाया जाए। शेख अब्दुल्ला प्रो इंडियन थे, ठीक है, वो चाहते थे कि इंडिया के साथ कश्मीर इंडिया के साथ जाए। तो शेख अब्दुल्ला भी इस साजिश में शामिल थे कि जो वेस्ट जम्मू का इलाका है ये मुसलमानों की अक्सरियत है, ये जाने दो पाकिस्तान में, ठीक है ना, लेकिन इधर से जम्मू जो हिंदू एरिया था और वादी का एरिया, इसको मिला के हम भारत के साथ जुड़ेंगे। तो ये इस तरह से। अमजद साहब, आगे बढ़ने से पहले हम जब 47 की बात करते हैं और आपने पूरी हमें तारीख बताई, महाराजा गुलाब सिंह ने किस तरह रियासत कायम की और ये सब चीज़ें, ज़रा डेमोग्राफी बताएंगे कि आज के कश्मीर में, ख़ास तौर पे वैली में हम देखते हैं तो टोटली एक एक्सट्रीम फैक्टर का इस्लाम है और डेमोग्राफी टोटल एक मुस्लिम स्टेट जैसी लगती है। तो क्या
प्री 1947 की रियासत जम्मू एंड कश्मीर लिबरल सेक्युलर थी कि वहां भी इस तरह एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट डेमोग्राफी थी? देखिए, कोई भी चीज जो है वो अचानक से नहीं पैदा हो जाती, उसका एक प्रोसेस होता है, एक अमल होता है। आप इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि जब आप कोई बर्तन चूल्हे पर रखे हैं पानी का, तो उसको चूल्हा जलाएं तो वो आप देखेंगे कि पहले पानी ठंडा ही होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उसके अंदर नीचे से ऊपर की तरफ बुलबुले जाते देखेंगे, यानी कि पानी गर्म हो रहा है और पानी की कैफियत जो है वो तब्दील हो रही है, वो लिक्विड से गैस की तरफ बन रहा है। और फिर जितने मॉलिक्यूल ज्यादा गर्म हो जाएंगे तो वो पानी फिर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें कैफियती तब्दीली आ जाएगी, वो पानी उबल के भाप बनना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से ये कश्मीर के अंदर महाराजा गुलाब सिंह के बाद जो लोग आए, रणबीर सिंह थे, प्रताप सिंह थे, इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए, इन लोगों को जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना नथ डालने के लिए, वो गाय होती है ना उसके यहाँ पे नथ डालते हैं, उससे जरा सा खींचे तो जिधर ले जाए मर्जी आप गाय को। तो इन्होंने पंजाब से जो है मौलवी और जो इस्लाम के जो प्रचार करते थे तबलीगी, इनको उन्होंने बहुत फ्री हैंड देकर भेजना शुरू किया था कश्मीर में काफी सालों से, बल्कि दहाइयों से। और जामिया मस्जिद जो है श्रीनगर की वो गढ़ था, और शेख अब्दुल्ला ने भी जामिया मस्जिद से ही तो अपनी सियासी जिंदगी का आगाज किया, वहां तकरीरें कर करके। तो एक वहां पे बहुत सेकुलर सोसाइटी थी, बहुत ही सेकुलर सोसाइटी थी लेकिन वहां पे इन्होंने मुसलसल ये हिंदू मुस्लिम तफरका जो है ये पैदा करने की कोशिश की, और वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैंने बताया वो मॉलिक्यूल्स बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और आज हम देख रहे हैं कि एक कैफियती तब्दीली है। यहां मैं आपको पाकिस्तान की मिसाल दूंगा, जंग की। पाकिस्तान में जंग में जो ज्यादातर लैंडलॉर्ड्स हैं वो शिया फिरके से उनका ताल्लुक है, और जो मुजाहिरे हैं वो सुन्नी हैं। तो वहां जब इलेक्शन होते हैं तो वो इसको शिया सुन्नी का मसला बना देते हैं। मुझे याद है हम लोग जब पाकिस्तान में एक जमाने में होते थे और इलेक्शन बेनजीर के आए थे, तो हमने वहां ये कैंपेन चलाई थी कि ये मसला शिया सुन्नी का नहीं है, ये तबकाती मसला है। ये जो बड़े बड़े जागीरदार हैं इनके खिलाफ हमारी लड़ाई फिरका बेस्ड नहीं है, क्लास बेस्ड है। तो वो इसी तरह से आज कश्मीर के अंदर इन्होंने जो फैलाया, वो ये जो मुसलमान थे ये दस्तकार थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, ये इकोनॉमिकली लो स्ट्रेटा से इनका ताल्लुक था। जो हिंदू पंडित थे ये पढ़े लिखे थे, ये दरबार में इनकी मुलाजमतें थी, ये जरा बेहतर क्वालिफाइड और बेहतर वेल ऑफ थे। लेकिन मुसलमानों के अंदर भी नक्शबंदियों की फैमिलियां थी कश्मीर में, जिनको महाराजा ने बहुत सारा नवाजा था उनकी वफादारी के इवज। लेकिन वो एक छोटा हिस्सा है कश्मीर का। मेन हिस्सा जो अवाम थी, जो मसाजिद में जाती है, जो 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, जो अपनी मुसीबतों के लिए अल्लाह ताला से रजू करते हैं बजाय महाराजा से रजू करने के, वो तबका जो है दस्तकार और ये फर्नीचर बनाने वाले और इस तबके से उनका ताल्लुक था। तो वो थोड़ा सा इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे। तो उसको एक्सप्लॉइट बजाय तबकाती बनाने के, उसको इन्होंने हिंदू मुस्लिम का कर दिया, क्योंकि तुम्हारा महाराजा हिंदू है और तुम मुसलमान हो, इसलिए तुम गरीब हो, इसलिए तुम पीछे हो। बजाय उनको ये कहने के अगर तुम पीछे हो तो तुम पढ़ो, स्कूलों में जाओ। आपको पता है कि महाराजा हरि सिंह ने मुसलमानों के ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि अगर कोई मुसलमान बच्चा स्कूल में दाखिल नहीं हुआ तो उसके वालिदैन को सजा मिलेगी। इससे ज्यादा सेकुलर क्या हो सकता है? तो ये आज जो हम देख रहे हैं ये भी एक माइनॉरिटी है, ये मेजॉरिटी नहीं है। कश्मीर के अंदर जो लोग हैं वो बड़े सख्त तंग आए हुए हैं। ये पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर है जो उसमें चल रही है, जिसपे हम आगे मेरा ख्याल है आपके सवालात मेरे सामने पड़े हैं तो उस पर आएंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कश्मीर की जो सोसाइटी है वो कल भी सेकुलर थी, आज भी सेकुलर है, लेकिन बीमार है, उसको कोरोना वायरस है। अमजद भाई, आपने ये जो बताया हमें पीओके के जो पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर के बारे में बताया, इंडिया के एक कश्मीर बेचारा चीन के कब्जे में भी है।
जो दो तीन हिस्सों में है। एक तो अक्साई चीन है जो शायद इंडिया 62 की वार में हारा था, और एक है शखाम शखाम वैली है शायद जो पाकिस्तान ने गिफ्ट किया था। ये आफ्टर ऑल पार्ट ऑफ रियासत जम्मू एंड कश्मीर है। हम अक्सर जिनीवा जाते हैं तो लोगों से, कश्मीरियों से सुनते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन ख़राब है, सिविल लिबर्टीज़ नहीं है। इसी तरह आईएसआई बैग जो आते हैं वो इंडिया के कश्मीर में रोते हैं। हम कभी चाइना के पास जो कश्मीर है उसके बारे में कुछ नहीं सुनते। उसके बारे में कुछ बताएं कि वहाँ की डेमोग्राफी क्या है। आया चाइना ने उसको टोटल चाइनाइज कर दिया है और वहाँ पे कश्मीरियत है बाकी है कि नहीं है? और इस्लाम, और जैसे हम सुनते हैं उगर मुसलमानों पे चाइना ने सख्ती की है, तो वहां के मुसलमानों की क्या सूरत हाल है? देखिए बात यह है कि ये जो शशगाम और अक्साई चीन के इलाके चीन के पास हैं, ये इंतहाई बैकवर्ड रखे हैं उन्होंने। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है और ज्यादातर यहाँ के लोगों का ताल्लुक ज़राअत से या मवेशियों से या इस किस्म के चीजों से है। जितनी भी वहां सरकारी जॉब्स हैं, जितनी भी वहां की पुलिस है, जितनी भी वहां की आर्मी है, वो सब चाइनीज हैं। यानी कि चाइनीज खान है, वो खान जो उनकी मेन वो है कास्ट, उसके। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी जी। अच्छा, तो वो उससे उनका ताल्लुक है और उनको उन्होंने पीछे रखा हुआ है और उनके ऊपर एक कल्चरल उनका कल्चरल जेनोसाइड उन्होंने किया है। उनकी जुबान खत्म कर रहे हैं, उनका स्क्रिप्ट खत्म कर रहे हैं, उन पर पाबंदी है। मतलब है बहुत सारी चीजें हैं। मसलन अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बन जाते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से पेश आएंगे। अगर आप वहां पे अपने कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड को डिनाउंस करेंगे तो वो आपको साथ ले लेंगे, लेकिन बराबरी नहीं आपको मिल सकती वहां। फिर भी बराबरी नहीं है। एसिमिलेशन की कोशिश अगर कोई करता भी है तो वो वापस, उसको ऐसा होता है कि वो नेटिविज्म की तरफ वापस भागता है, फिर अपनी रूट्स की तरफ। तो वहां के हालात बहुत खराब है। दूसरा ये कि वहां से जाहिर है कि मीडिया पे पाबंदी है, वहां से खबरें नहीं आती। कभी कभार कोई वहां से खबर आ जाए तो आ जाए। वहां तो सोशल मीडिया पे भी पाबंदी लगी हुई। हम जैसा भी जो डेमोग्राफी की अगर बात आई है, जैसे चाइना ने वहाँ पे कश्मीरियत को तकरीबन रिलीजन और कल्चरली दोनों एक तरह से बैन किया हुआ है, तो पाकिस्तान में जो कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ भी तो इतना चाइनीज इन्फ्लुएंस है। ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान सुना है स्कर्दू एयरपोर्ट और सारा चाइना के कंट्रोल में है। बलूचिस्तान के ग्वादर तक पूरा चाइना कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा हमने एक और भी चीज़ सुनी है, जैसे मैं भी मुजफ्फराबाद गया था आज से कोई 14-15 साल पहले, तो देखा था कि वहाँ पे शलवार कमीज ज़्यादा आम लिबास है, पंजाबी ज़बान ज़्यादा आम मुजफ्फराबाद में ख़ास तौर पे चलती थी। जबकि मैं ट्रू कश्मीरी सुनना चाहता हूँ जब, तो मैं देखता हूँ कि जो इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से लोग जिनीवा आते हैं, वो जब आपस में बात करते हैं तो हम समझते नहीं हैं, क्योंकि वो प्योर कश्मीरी ज़बान होती है। हम वीडियोस देखते हैं इंडियन कश्मीर की, तो वहाँ पे कश्मीरी ड्रेस में बाज़ारों में लोग नज़र आएंगे। पाकिस्तान में कम है। तो क्या पाकिस्तान ने कश्मीरियों की डेमोग्राफी, कल्चरल जेनोसाइड नहीं किया? देखिए, पहले तो ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो कश्मीर है। ये पाकिस्तान ने जिस इलाके पे कब्जा किया ये कश्मीर ना था ना है, ये जम्मू है। अच्छा, ये मगरबी जम्मू है, ये जम्मू प्रोविंस का हिस्सा था। ये जो रियासत का प्रोविंस था। जी जी, ये जम्मू पे कब्जा किया हुआ है। इसीलिए हम लोग सब कश्मीरियों से भी ज्यादा दुखी हम लोग हैं, क्योंकि कश्मीर तो तकसीम नहीं हुआ, तकसीम तो हम हुए, तकसीम तो जम्मू हुआ। जो लोग मारे गए वो तो मीरपुर के लोग मारे गए, मुजफ्फराबाद के लोग मारे गए, कश्मीरी तो नहीं मारे गए, हम लोग मारे गए। मेरा बाप इंतजार करते करते मर गया कि कब बॉर्डर खुलेगा, हम कब अपने रिश्तेदारों को मिलेंगे, कब लोगों को मिलेंगे। और पाकिस्तान ने इतना बड़ा झूठ हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ बोला कि हम कश्मीरी हैं और दुनिया के सामने हमें कश्मीरी बनाकर पेश किया। ये ऐसे ही है कि जैसे आप एक मर्द हैं और मैं आपको औरतों के कपड़े पहनाकर कहूं कि नहीं ये एक औरत है,
तो आपके जिस उस पर क्या गुजरेगी, और आपको एक औरत के नाम से पुकारा जाए। मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा लेकिन सा नहीं मैं वो सब इट्स आई ओपनर, लेकिन मुझे ये बताएं कि यहाँ पे इंग्लैंड में मिलियन के करीब मीरपुरी हैं, ये तो अपने आप को कश्मीरी कहते हैं, ये तो अपने आप को जम्मू का नहीं कहते। इसीलिए कहते हैं कि 70 सालों से इनको इंडोक्ट्रिनेशन की है उन्होंने। इस्लाम इस्लाम और ये कश्मीरियत उनके दिमाग में घुसाई है कि तुम लोग कश्मीरी हो। हालांकि कोई बंदा जम्मू का, हमारे जो पीओके का कोई बंदा जो है वो कश्मीरी नहीं बोल सकता। हाँ, कोई कश्मीर से आके सेटल हुआ हो वो अलग बात है। हम लोग कश्मीरी नहीं बोलते, हम डोगरी बोलते हैं। अच्छा, डोगरी ये जम्मू की जबान है? जी, अच्छा, लेकिन हम क्या डोगरी बोलते हैं। इन्होंने हमसे हमारी जुबान छीन ली, हमारी धरती छीन ली, हमारा राज छीन लिया, इंसाफ छीन लिया, ये हमारे ह्यूमन राइट इन्होंने सलब कर लिए, हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमें दुनिया के सामने कश्मीरी बना के पेश किया। हम कश्मीरी नहीं, हम वेस्ट जम्मू के जम्मूवाल लोग थे, बड़े गैरतमंद और बड़े बहादुर लोग थे। बरतानिया की फौजों में हमारे जो इलाकों के लोग जाके लड़े हैं। कौन सा कश्मीर का वादी का है जो इंडिया की ब्रिटिश आर्मी में हो? हमारे पुंछ के 60,000 लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े, समझे। इन्होंने हमारी डोगरी जुबान का रस्मुल खत खत्म कर दिया। इन्होंने कहा उर्दू पढ़ो, इन्होंने कहा इंग्लिश पढ़ो, इन्होंने हमें कहा तुम कश्मीरी हो। और उससे भी ज्यादा आप कहते हैं ना लिबास, इन्होंने हमारी लिबास को बतदरीज तब्दील किया। और हमारे जो हम लंबे चोगे पहनते थे, पंजाब का कल्चर लेके आए, और हमारे ऊपर इन्होंने ये मुसल्लत की, शलवार कमीज मुसल्लत की, हमारे ऊपर इन्होंने जिना की टोपी मुसल्लत की, हमारे ऊपर शेरवानी मुसल्लत की, हमारे ऊपर एक ऐसा कल्चर मुसल्लत किया जिस हकीकत में हमारा कत्लेआम हुआ हमारी सकाफत का। कश्मीर का कुछ भी नहीं गया। कश्मीरी कहते हैं कि 370 खत्म होने से उनकी आइडेंटिटी चली गई। उनकी आइडेंटिटी कैसे चलेगी? वो तो आज भी कश्मीरी है, कल भी कश्मीरी थे, आने वाले क्यामत तक कश्मीरी रहेंगे। आइडेंटिटी तो हमारी छीनी गई। हम जो जम्मू के थे, हमें कोई पहचानता नहीं है, हमें कश्मीरी कहते हैं। हम कश्मीरी नहीं है भाई। ग्रेट सर। सर इट्स रियली, मैंने आज सीखी एक चीज। मैं 25 साल से कश्मीरियों के साथ और काम करता हूँ। आई रियली डिड नॉट नो दिस मच द डिफरेंस। सर थैंक यू वेरी मच फॉर रेजिंग दिस पॉइंट। सर यहाँ पे एक और चीज पूछना चाहूंगा कि जिनीवा में हम जाते हैं, अगर कहीं एक बैनर लगा हुआ है कि ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो दुनिया की जो नॉन एशियन पब्लिक है, वेस्ट और ये, वो फौरन रियलाइज करेगा कि ऑक्यूपाइड बाय इंडिया। पाकिस्तान ने इस हद तक दुनिया में रजिस्टर करा दिया है कि एक्चुअल ऑक्यूपायर ऑफ कश्मीर इज इंडिया, जबकि रियलिटी में जो कहा कानूनन पाकिस्तान इज एन ऑक्यूपायर ऑफ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। तो इसकी क्या वजह है? क्या इंडिया को क्या ऐसा करना चाहिए कि दुनिया जहां में ये पाकिस्तान रजिस्टर करा चुका है कि कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय इंडिया और वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ओनली गोज इन इंडियन पार्ट ऑफ कश्मीर, तो क्या वजह है, कहां कमजोरी है इंडिया की? देखिए, आज तक ये बीजेपी की गवर्नमेंट आने से पहले की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की गवर्नमेंट आने से पहले तक जितनी भी सरकारें बनी हैं इंडिया में, वो इंडिया की सरकारें नहीं थी। वो इंडिया की सरकारें नहीं थी, वो सरकारें थी इंटरनेशनल लॉबीज की। वो थी सोवियत यूनियन, प्रो सोवियत यूनियन हुकूमत। वो थी सीपीआई मिल गई साथ, तो प्रो चाइना। ये इसलिए इन्होंने कभी भी कश्मीर के जो पाकिस्तान ने कब्जा किया है इसके ऊपर कोई संजीदा फॉरेन पॉलिसी एजेंडा नहीं बनाया। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। हम मरते रहे, हम फरियादें करते रहे, हमारी किसी ने नहीं सुनी। ये तो शुक्र हम करते हैं सोशल मीडिया का। ये तो हम शुक्र करते हैं कि सोशल मीडिया आया तो हमारी आवाज सोशल मीडिया के जरिए जो दुनिया तक पहुंची। मैं माफी चाहता हूं, ये बहुत जज्बाती मेरे लिए टॉपिक आपने छेड़ा है। मैं कोशिश तो कर रहा हूं अपने आप जज्बात पर काबू, लेकिन मैं आपके देखने वालों से भी माजरत चाहता हूं। तो इन्होंने हमें सैबोटाज किया, इन्होंने सौदेबाजी की, और इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को भी छोड़ दिया,
पीओके को भी इन्होंने शिमला मुआहदा करके लाइन ऑफ कंट्रोल बना दी। वो सीज फायर लाइन थी। सीज फायर लाइन का मतलब होता है कि जंग अभी रुकी है, खत्म नहीं हुई। इन्होंने सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया। मुझे बताएं इससे बड़ा क्या जुल्म हो सकता है हमारे साथ। और बार बार हमको बात करते हैं तो कहते हैं इसको हम परमानेंट बॉर्डर बना देंगे। अच्छा, अब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो मुझे अच्छी तरह याद है 5 अगस्त, बल्कि 4 अगस्त, यानी 5 अगस्त से एक दिन पहले 2019, तो ये हो रहा था, इंडिया की खबरें आने शुरू हो गई कि इंडिया बड़ी डिप्लॉयमेंट कर रहा है, वहां कर्फ्यू लग गया है और ये वो कुछ हो तो रहा मैंने फोन किया डॉक्टर शबीर चौधरी साहब, हमारे बड़े एक दानिश्वर है हमारे जम्मू के। तो मैंने उनको फोन किया यहाँ यूके में और मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ये खबरें आ रही हैं क्या? कहते हैं हाँ मैं भी देख रहा हूँ भाई, खबरें तो आ रही हैं, मुझे लगता है ये कोई ना 370 के साथ कुछ छेड़छाड़ करने जा रहे हैं। मैंने कहा ये तो नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं या कुछ जंग की तैयारी। कहते हैं नहीं, ये 370 के साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे। खैर 5 अगस्त आ गई, अनाउंस हो गया कि 370 और 35 से एब्रोगेट हो गया। मुझे अच्छी तरह याद है मुझे या अल्लाह मेरे अंदर सब्र ला। मैंने अपनी वाइफ को कहा, मैंने कहा आज हमारी जो गुलामी है उसके खात्मे का आज पहला दिन है, इसलिए कि आज पहली दफा हमें भारतीय शहरियत मिली है। बेशक मुझे नहीं मिली, लेकिन मैं एक जनरल अपनी लोगों की बात कर रहा हूं कि आज हमें तस्लीम किया गया कि हम बराबर के शहरी हैं भारत। और अब मुझे लगता है कि मीरपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, भिंबर, बाग, ये सब अब आजाद होगा। हम लोग आजाद होंगे, हम हिंदुस्तान के साथ जुड़ेंगे और गिलगित बल्तिस्तान भी लद्दाख के साथ जुड़ेगा। फैमिलियां हैं यार, आपको मैं बता रहा हूं कि दरिया बह रहा है, ऐसे दरिया के पार फैमिलियां हैं और इधर फैमिलियां, एक ही फैमिली बट गई। वो शादियां होती हैं तो वो दरिया पे आके ना तो अपने कपड़े दिखाते हैं, वो अपने सेहरे दिखाते हैं, उधर से लाउड स्पीकर से वो बोलते हैं क्या छोटा का अच्छा एक और बच्चा हो गया, उसका उसका ये हो गया, फलाना ये फौत हो गया। ये मिल नहीं सकते। आप कहेंगे भाई वहां बमबारी होती है तो ये क्यों नहीं छोड़ के चले जाते? वो कैसे छोड़ के जाएं? उनके रिश्तेदार आपने सामने वो मिलते हैं उनसे दरिया के जरिए बात करके। तो मैंने कहा कि अब एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ। 18 सितंबर को लीड्स में एक जलसा हुआ। वो जलसा नेशनल इक्वालिटी पार्टी का था। उसमें सजाद राजा साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुला लिया, पीटीआई के भी, पीपल पार्टी के भी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के भी, यूके पीएनपी के भी, जम्मू कश्मीर नैप के भी, बेशुमार जितना जो इकट्ठा हो सकता था उन्होंने वहां किया हुआ था। मुझे उन्होंने स्टेट सेक्रेटरी बना दिया। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा कि आज जो ये जलसा हो रहा है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि 370 की एब्रोगेशन के बाद आप सब मुझ समेत बाय डिफॉल्ट इंडियन सिटीजन हैं। वहां तो बम फट गया। तो आप सोचो ना, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले और पीटीआई वाले और वो तो इलाके पाकिस्तान और पता नहीं क्या, वो बम फोड़ दिया। वो सज्जाद साहब को फिर जाके वहां लोगों से माजरत करनी पड़ी। उन्होंने कहा जी इनका अपना मौकफ है, हम किसी की दिलादारी नहीं करना चाहते। उसके बाद मैं गया जिनीवा, गालबन अक्टूबर में। वहां पे मेरी कश्मीरी रहनुमाओं से, ये जो अपने आप को कश्मीरी लीडर कहते हैं, जो बेसिकली पीओके के हैं, इनसे बड़ी डिस्कशन हुई। इनको मैंने बड़ा समझाने की कोशिश की कि देखिए ये पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है, आपका नैरेटिव अब खत्म है, अब ये बात सामने आ गई है, हमारे पास ये बेहतरीन मौका है, आप क्या कर रहे हैं? लेकिन वो यही कहते रहे कि नहीं, खुद मुख्तार खुद मुख्तार। देखिए खुद मुख्तार कश्मीर कभी भी नहीं बन सकता आजाद यानी कि मुल्क।
जैसे 1947 में था। पूछिए क्यों? गिलगित बल्तिस्तान वाले, पूछ लें किसी गिलगिती को, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते डोगरों को, यानी हम डोगरों को गिलगित बल्तिस्तान वाले पसंद नहीं करते, ठीक है ना। गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख वाले कश्मीरियों को नहीं स्टैंड कर सकते, वो पसंद नहीं करते, बल्कि वो, और जम्मू वाले भी, वो जो वादी के लोग हैं उनके साथ एंटेगनिस्ट हैं। तो पहली बात तो ये कि इनको आप एक होमोजीनियस लिबरेशन मूवमेंट का हिस्सा ही नहीं बना सकते, ठीक है। यही वजह है कि आज तक जो नाम निहाद आजादी की तहरीक है वो वादी से बाहर नहीं निकली। आपको जम्मू में कोई नहीं नजर आएगी आजादी की तहरीक, आपको गिलगित बल्तिस्तान में नहीं नजर आएगी, आपको लद्दाख में नहीं नजर आएगी। तो फिर ये क्या ड्रामा है? ये क्या ड्रामा है? वो कहते हैं कि हमें कश्मीर ने कश्मीरियत के नाम पर होस्टेज बना लिया है। वो कभी भी नहीं आएंगे इस कॉन्सेप्ट में, कभी भी नहीं आएंगे एक ऐसी रियासत में जहां कश्मीर सेंट्रिक नैरेटिव डोमिनेंट हो। ये मैं बात समझाना चाहता हूं, मैं कश्मीरियों के खिलाफ नहीं हूं, मैं एक लॉजिकल आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि ये रियासत की वहदत की सो कॉल्ड बहाली कहते हैं ना। तो मैंने इनको समझाया, मैंने कहा आप चाहते यही है ना कि रियासत बहाल, वहदत बहाल हो जाए, तो आप मिल जाए इंडिया से, तो गिलगित बल्तिस्तान अगर लद्दाख से मिल जाए तो वहदत बहाल होगी। वेस्ट जम्मू जो हम लोग हैं, हम जम्मू के साथ मिल जाए तो वहदत बहाल होगी। उसके बाद असम्बलियां हैं, हम इलेक्शन लड़े, आप भी लड़े, आप वहां लेकर जाए अपना मुद्दा कि हमें खुद मुख्तारी चाहिए, इलेक्शन लड़े। या तो फिर आप में इतना दम हो कि आप एक ऐसी आजादी की तहरीक शुरू करें ना, जो फिर लद्दाख के पहाड़ों से होती हुई और गिलगित के बल्तिस्तान के दरियाए सिंध से होती हुई जो है, और जम्मू के चश्मों से बहती हुई वो फिर एक हो। वो तो आप कर नहीं सकते, ना वो कभी होगी। इसलिए मैं समझता हूं कि आज इस वक्त हमारे जो सबसे बड़ा बहरान है वो हमारे पास सियासी विजन और सियासी क़यादत का बहरान कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो इस वक्त पाया जाता है। और इसी बहरान ने शायद मुझे ऐसे उछाल दिया और सामने ले आया मुझे, क्योंकि मेरा मौक़िफ़, जैसे आपने शुरू में भी कहा, दो टोक और बिल्कुल साफ है। तो वो तारीख और वक्त के धारे ने मुझे अचानक उछाल दिया ऐसे, और मैं सामने आ गया। लोग मुझे सुनते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी सुनते हैं, और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी सुनते हैं, और खामोश हो जाते हैं, क्योंकि दलील के आगे वो खामोश हो जाते हैं। आपके पास दलील है सर, बिल्कुल आप एग्जैक्टली जो बात है वो टू द पॉइंट आपने की है, उसको कोई झुटलाए आ जाए सामने जो आप कह रहे हैं उसको। जी जी सर यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जो आपके जज्बात थे और जो चीज़ें थीं कि आपने कहा कि भाभी से कि अब हम पीओके को, गिलगित बल्तिस्तान को भी आज़ाद करा लेंगे, क्या आप समझते हैं कि भारत की करंट सरकार आज़ाद कराएगी? क्यों कि इस वक्त तो प्रॉक्सी की तादाद बढ़ गई हैं, टेररिज्म के वाक़यात रोज़ हो रहे हैं। कल सोपोर में हुआ, जिसको भी पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया खूब फैला रहा है, और ये भी इंडिया की एक कमज़ोरी है फॉरेन ऑफिस की कि वो उस अपने नैरेटिव को आगे ना ला सका। रोज़ की बुनियाद पर जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म के वाक़यात भी हो रहे हैं और पुलिस मुकाबले और पुलिस इनकाउंटर्स हो रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इंडिया की ये गवर्नमेंट, मोदी सरकार, किसी स्टेज पे आके पीओके और जीबी को बाय फोर्स हासिल कर लेगी, स्पेशली चाइना मौजूद होते हुए? देखिए अरे भाई, ये तो आपने सवाल पूछा है कि क्या मौजूदा बीजेपी की सरकार छुड़ा लेगी। देखिए ये सवाल तो इसका जवाब सीधा सीधा ये बनता है कि दिलों के भेद तो खुदा जानता है। मैं सवाल को अगर आप इजाजत दें तो रीफ्रेज करना चाहूंगा जी। वो इस तरह के, क्या बीजेपी की सरकार पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को आजाद करवा सकती है? जी करवा सकती है, बताएं। हाँ, ये सवाल होना चाहिए। करवा सकती है, और अगर करवा सकती है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? जी 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 जी, ये इंपॉर्टेंट है। कि हिंदुस्तान के पास ये गोल्डन चांस है कि वो अपने तमाम इलाकों को जो कि चाइना ने कब्जा किया हुआ है,
और पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, इनको वापस हासिल कर सकती है। आप बार बार ये कहते हैं कि फॉरेन ऑफिस कुछ नहीं करता या कम करता है या उतना नहीं करता जितना उसको करना चाहिए। इसकी वजह है, इसकी वजह यह है कि पिछले 70 सालों से भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है और भारत का जो फॉरेन सर्विस उसमें शामिल है ब्यूरोक्रेसी में, इसके अंदर जो माजी की हुकूमतें थी उन्होंने अपने पसंदीदा लोग बिठाए हुए थे अपनी फॉरेन पॉलिसी के नैरेटिव को आगे दुनिया के सामने रखने के लिए। तो सबसे पहले तो उनकी छांटी करनी पड़ेगी, ओवरऑल करना पड़ेगा पूरी फॉरेन सर्विस को, और पूरी फॉरेन सर्विस को इस जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर री एजुकेट करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो है वो इंडिया को, देखिए पाकिस्तान ने तो एक फेक आजादी की जंग का ड्रामा रचाया आबादी में, लेकिन बलूचिस्तान में जो तहरीक चल रही है आजादी की, वो तो फेक नहीं है, वो तो सही असल है, वो तो बंगालियों की तरह उठ खड़े हुए हैं। ठीक है, यहां एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। लोग कहते हैं जी आप इतने साल पाकिस्तान में रहे हैं तो ये है तो वो है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आप ये समझें कि हम वो दुखी दुल्हन हैं जिसको ब्याह के तो आप ले आए, लेकिन फिर आपने उसको, उसकी सुहाग रात आपने कहा कि तुम्हारे लिए बिस्तर बिछाया अपने किचन में, वहां तुमने सोना है, सुबह उठोगी ये बर्तन धोने हैं, इतने देवरों का नाश्ता बनाना है, इतने जेठों के लिए रोटी पकानी है, उसके बाद घर के ये सारे कपड़े भी तुमने धोने हैं, ये सफाई भी तुमने करनी है, उसके बाद शाम को तुम्हारा खामद आएगा, वो तुम्हें 4 जूते मारेगा, वो भी तुमने खाने हैं। रोना भी नहीं है, रोगी तो जेठ सुनेगा, वो भी आके मारेगा कि तुम शोर कर रही हो। तो वो बेचारी बर्दाश्त करती है, हमारा माशरा ऐसा है, बर्दाश्त करती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उसके बच्चे जवान हो जाते, के बेटे जवान हो जाते, फिर वो बर्दाश्त नहीं। हमारे बेटे जवान हो, हमारे बच्चे अब जवान है, कहते मां नहीं, अब तुझे हम और तकलीफ नहीं सहने देंगे, तेरे साथ जो होना था वो हो गया, ये ससुराल से हम जा रहे हैं। मेरे वालिद साहब महाजर होके आए थे पाकिस्तान, जलंधर डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे, एफएससी में, पाकिस्तान आए, फिर डॉ मेडिकल कॉलेज में उनको एडमिशन मिला, वहां वो डॉक्टर बने। वो महाजर थे, उनको हॉस्टल में उन्होंने 4 साल कमरा नहीं दिया। ग्रीक रोड के रेलवे स्टेशन पे 4 साल मेरा बाप सोया, 4 साल एक कंबल था, किताब नहीं खरीद सकते थे, तो जो किताब दोस्त नहीं पढ़ रहा होता था वो ले आते थे, और लालटेन के नीचे स्टेशन मास्टर का वो कमरे के बाहर लालटेन थी, वो लैंप था, उसके नीचे पढ़ते थे और वहां सोते थे। 5th ईयर में जाके उनको कमरा मिला, वो भी हसन नासिर होते थे, एक लीडर होते थे कराची के, हसन नासिर, जिनको अयूब खान ने कत्ल किया। वो हसन नासिर के कहने पर कुछ महाजर लड़कों ने ये किया कि शिफ्ट लगा दी कि जब कोई स्टूडेंट हॉस्टल के कमरे से में नहीं है तो अयूब को वहां सुला दो। तो बस बहुत हो गया ना। तो बलोचों के साथ भी ऐसे ही है, हम ऐसे ही नहीं खड़े हो गए कि हमने नहीं रहना पाकिस्तान के साथ, किसी कीमत पे, जान चली जाए, जान जाती है जाए, हमने नहीं रहना। बलूचिस्तान के लोग हर रोज अगवा हो रहे हैं, रेप सेल्स बने हुए हैं, छोटे छोटे लड़कों को अगवा करके फौज ले जाती है, उनका रेप करके मार के उनको फेंक जाती है। बलूचिस्तान में जो इस वक्त आजादी की तहरीक है वो जेन्युइन आजादी की तहरीक है। तो हिंदुस्तान को चाहिए कि उस बलूचिस्तान की आजादी की तहरीक जो है उसको तकवीत दे, उसको सपोर्ट करे, जैसे बंगालियों की हेल्प इन्होंने की। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट एंड एग्जाइल बनाई जाए और गवर्नमेंट एंड एग्जाइल का दफ्तर दिल्ली में खोला जाए, उसको तस्लीम किया जाए। दूसरी चीज, इसी तरह से जो पीओके और गिलगित बल्तिस्तान है, इसके लिए गिलगित बल्तिस्तान और पीओके का कोई बंदा लद्दाख में बिठाया जाए और एक जम्मू में बिठाया जाए,
ये जो वापस आना है, इन धरतियों ने हमारे भारत में शामिल होना है, उसके पेपर वर्क शुरू करे, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए, जितने लोगों को मारा है उनके नामों की लिस्ट निकालो, जिनकी जायदादों पे कब्जे किए उनकी लिस्टें निकालो। आपको पता है ये 2.5 लाख हिंदू इन्होंने मार दिया 4 दिन में, बीच में मुसलमान भी मार दिए। जम्मू में? हमारी, जी, मीरपुर में, मुजफ्फराबाद। हाँ, फिर इन्होंने हमारी औरतों को उठा के ले गए, 2-2 रुपए में रावलपिंडी में हमारी माओवादियों को बेचा, 2-2 रुपए। उसमें हिंदू औरतें तो थी, मुसलमान औरतों को भी ले गए, खूबसूरत औरतें हमारी। उन्होंने देखा गोरी चिट्टी है, ट्रकों के ट्रक उठा के ले गए। आज तक उनका कुछ पता नहीं है। तो एक बंदा बिठाएं ये लद्दाख में, देखें हमें इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में 3 लाख बोरी चावल की चाहिए और ब्लैक हो रही है वहां। हमारे पास अनाज नहीं है, पाकिस्तान ने हमारी सब्सिडी कम कर दी है और कोटा भी कम कर दिया। 10 लाख बोरी का कोटा था, उन्होंने 7 लाख कर दिया। ठीक है, तो लद्दाख में हमारा बंदा बैठा हो जो लद्दाख की लेफ्टिनेंट गवर्नर से मीटिंग करे, और हम वहां से ट्रक लेकर कम से कम बॉर्डर तक तो जा सकते हैं, हम कारगिल स्कर्दू रोड तक तो लेके ट्रक जा सकते हैं कि हम तुम्हारे लिए रोटी लाए हैं, दरवाजा खोलो, हमें आने दो, हमारे लोग भूखे मर रहे। हम ये तो कर सकते हैं। इसी तरह जम्मू में हमें चाहिए कि हम एक अपना बंदा, वेस्ट जम्मू का बंदा वहां ऑफिस में वहां बैठे, चाहे सेक्रेटेरिएट में एक टेबल लगा दो, वो वहां बैठे, वो पीओके के मसाइल को वहां से देखे। तो ये होना चाहिए, ये करेंगे इंडिया की गवर्नमेंट करेगी तो कहानी आगे बढ़ेगी, वरना ये मार देंगे हमें जिस तरह मार रहे हैं, ऐसे मार देंगे। इंडियन मेजर, रिटायर्ड मेजर हैं गौरव आर्या साहब, उन्होंने पिछले दिनों एक सुझाव पेश किया है भारत सरकार को कि भारत को चाहिए कि अब अग्रेसिवली अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिफॉर्म करे, और तिब्बत जो कि एक हिस्टोरिकली एक आज़ाद कंट्री था, उसको चाइना ने ऑक्यूपाई किया है, उसकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल कायम की जाए इंडिया में, बलूचिस्तान की। तो जिस तरह आप अभी फरमा रहे थे, और ख़ास तौर पे आपने जो जम्मू में और लद्दाख में एक ऑफिस खोलने का, दैट वुड बी अ वेरी सिग्निफिकेंट मैसेज टू पीपल अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल इन गिलगित बल्तिस्तान। यहीं पे अगर हम देखें तो लद्दाख के इलाके पे हमला हुआ है अभी चाइना की तरफ से रिसेंटली। बिल्कुल हुआ है। हमला एक्चुअली किस वजह से हुआ है? क्योंकि हमने सुना था कि भारत की पिछली सरकारें वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं करती थी और चाइना खुल्लम खुल्ला इन्फिल्ट्रेशन कर लेता था। तो अब करंट सरकार ने कुछ कंस्ट्रक्शन किए, उसकी वजह से वो हमला हुआ। उस हमले के बारे में भी पाकिस्तान और पाकिस्तान के बैक्ड जर्नलिस्ट जो इंडिया में बैठे हैं वो एक नैरेटिव को पुश कर रहे थे कि इंडियन फौजी मारे गए, इतने फौजी उनके कब्जे में हैं, इतनी जमीन वो ऑक्यूपाई कर गए। तो आप बताएं कि असल में वहां पे क्या हुआ था, और आगे डू यू सी ए वॉर बिटवीन चाइना एंड इंडिया? देखें जी, पहली बात तो ये कि जो कुछ भी लद्दाख में हुआ वो बहुत बुरा हुआ। जो भारतीय लोग वहाँ हमारे, जो जिसको वो सेना कहते हैं, जो इंडियन फोर्सेस के ऑफिसर्स और जो सिपाही वहाँ पे शहीद हुए, मुझे बहुत अफसोस है, ये होना नहीं चाहिए था। और मेरी सिंपथीज है उनकी फैमिलीज के साथ, और मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ कि उनकी बीवियां मंगलसूत्र पहन के खड़ी हैं, वो कह रही हैं हमने नहीं उतारना, हमारा खामद नहीं मरा, वो शहीद है, वो जिंदा है। उसकी डेड बॉडी को उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं और वो बीवी वहां खड़ी और सलूट कर रही है अपने खामद। यार ये मैं तो देख के मैंने कहा कि क्या यार ये लोग हैं। और उनके देखो ना, पेरेंट्स ने जो बयान दिए हैं, उन शहीदों के जो पेरेंट्स ने, बिल्कुल, हाँ। तो उससे मुझे उन सब से जो है वो हमदर्दी है। अब बात यह है कि चाइना ने क्यों किया, देखिए 2-3 चीजें हैं इसमें, हो सकता है एक आध चीज मैं भूल जाऊं, लेकिन 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि पिछले अरसे में बहुत सारी कंपनियां जो हैं चाइना में, जो मल्टीनेशनल्स थी, उन्होंने सोचना शुरू किया कि वो कहीं और जाएं, अपने ऑपरेशंस को वहां से निकाल लें चाइना से। उनके लिए नेचुरल ऑप्शन जो बनती है वो इंडिया है।
और ऐसा हो भी रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में कई कंपनियां हैं जो दिवालिये के करीब पहुंच गई हैं और इंडिया उनको खरीद सकता है। ये तो ओपन मार्केट है, कोई भी खरीद सकता है, ऐसा खाली इंडिया थोड़ी है, और खरीदना भी चाहिए। तो एक तो जो ये सिनेरियो है इसका से वो कुछ घबराए है। दूसरा ये है कि चाइना और पाकिस्तान की एक कॉमन पॉलिसी रही है हमेशा, और वो ये रही है कि इन्होंने इंडिया को चैन से नहीं बैठने देना। यानी कि अगर इंडिया ने अपने कोई नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम नेशन वाइड शुरू करना है या कोई तरक्की होनी है इंडिया में उसकी वजह से, तो इसको डिस्टर्ब रखो। और उसके लिए इन्होंने ये कश्मीर के अंदर जो आतंक फैला हुआ है, ये उसका उन्होंने बेहतरीन किया कि यहाँ एंगेज कर लिया उन्होंने इंडिया की आर्मी के एक बहुत बड़े हिस्से को। मैंने, पता नहीं आपकी नजर से गुजरा कि नहीं, मैंने 1.5 महीना पहले मैंने एक मैसेज दिया था, वीडियो, बल्कि एक दफा नहीं 2-3 दफा दिया, और बयान भी दिया था, वो छपे भी। उसमें मैंने कहा था कि मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में बहुत बड़ी एक्स्ट्रा फौज डिप्लॉय करने जा रहा है, और ये वहां से एक नया खोल रहे हैं महाज लद्दाख में, और वो महाज ये है कि वहां से ये अब इन्फिल्ट्रेट करेंगे तालिबान और टेररिस्टों को। और उसके लिए पाकिस्तान की तालिबान ने, ये सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अपना डिप्टी कमांडर पहली दफा एक शिया बनाया है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान शिया डोमिनेटेड एरिया। इनका दिमाग देखें कैसे चलता है, क्योंकि ये फिरका वराना बुनियादों पे सोचे ना, फिरका वराना कैसे लड़ाना है, कैसे मराना है, तो उनको ये सब टैक्टिक्स आते हैं। तो एक तो ये था। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि ये पाकिस्तान ने जो फौज 20,000 अब भेजी है, 2 दिन पहले शुरू हो गए जाना, ये मुझे लगता है कि ये चाइना को बैकअप देने के लिए जा रहे हैं, ताकि इधर भी गड़बड़ करें, इंडिया को एंगेज करें। लेकिन चाइना इसमें कामयाब नहीं होगा और जंग भी नहीं होगी, इसलिए कि अगर जंग का जरा सा भी इम्कान उभरा, यानी इम्कान तो नजर आ रहा है, लेकिन अगर हकीकत में जंगी तरफ ये गए तो अमेरिका जो है इस जंग में लाजमी शामिल होगा, और जो साउथ चाइना सी है वो बंद हो जाएगा, ये ग्वादर श्वादर सब बंद हो जाएगा, चाइना की सारी ट्रेड बंद हो जाएगी, नो फ्लाई जोन्स बन जाएंगे मुख्तलिफ मुल्कों में जहां से इनके जहाज भी नहीं जा सकते। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि चाइना इस हद तक जाएगा कि जंग करें। ये इसी किस्म की छेड़छाड़ करेंगे। नेपाल से छेड़खानी करवा दी, नेपाल में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको कहा कि तुम जरा ये इशू यहाँ से छेड़ दो, पाकिस्तान से उन्होंने कश्मीर का छिड़वा दिया, लद्दाख में खुद छेड़ दिया, और दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखो जी इंडिया तो हर एक जगह इंक्रोचमेंट कर रहा है। समझे मेरी बात? ये है कहानी। अमजद भाई, आप जैसे देखते हैं कि पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल कंट्री क्राफ्टेड बाय ब्रिटिश पर्पसेस इसके थे, जो कि आपने भी अभी बताया कि टू कीप इंगेज्ड इंडिया और सेंट्रल एशिया से काटना, और वो सारा आपने डिटेल में हमें बताया। आर्टिफिशियल कंट्री आधा तो चला गया 71 में, ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। बाकी में भी बलूचिस्तान जो कि 47% ऑफ पाकिस्तान की ज़मीनी ज्योग्राफी का हिस्सा है, वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, इलीगली ऑक्यूपाइड। वो आज़ादी मांग रहे हैं और एक स्ट्रगल जारी है। सिंध में भी एक सिंधी और मुहाजिरों का कत्लेआम हर दौर में होता रहा है आर्मी के हाथों, और मुहाजिर, सिंधी, पख्तून, बलोच हैंडफुल लीडर्स आर्मी के साथ मिले होते हैं, जो कि हुकूमत में दिखाने के लिए रखे जाते हैं प्रोविंशियल लेवल पे, जैसे सिंध में सिंधी होते हैं या मुहाजिर हुकूमत कर रहे हैं, बलूचिस्तान में बलोच। लेकिन असल में कोर कमांडर्स और डीजी रेंजर्स कराची और ये फैसले करते हैं। पाकिस्तान में एक केओस की सूरत हाल है, और आम पब्लिक, नॉन पंजाबी पब्लिक ये फील करती है कि वी आर ऑक्यूपाइड नेशन। सिंधीज, बलोच, पख्तून, मुहाजिर आर ऑक्यूपाइड नेशंस। आप क्या देखते हैं कि क्या पाकिस्तान में ये जो स्ट्रगल्स हैं, सिंधु देश की, बलोचिस्तान की, केपीके में जो ड्यूरेंट लाइन के हवाले से रेजेंटमेंट है और ये सब चीजें, आया पाकिस्तान इज गोइंग टू ए डिस्ट्रक्शन मोड? पाकिस्तान हैज बीन इन इट्स डिस्ट्रक्शन मोड फ्रॉम डे वन। From day one, Pakistan has been in destruction mode. देखें, डिस्ट्रक्शन मोड क्या होता है? जो किसी का बुरा सोचता है ना,
वो खुद को अपने आप को खुद डिस्ट्रक्शन मोड में ले जाता है। सुना नहीं आपने कि जो किसी के लिए गड़ा खोदता है उसमें खुद ही गिरता है। ठीक है ना। अब तो सवाल ये नहीं है, अब तो ये है कि हाउ लॉन्ग कैन पाकिस्तान सर्वाइव, हाउ लॉन्ग। तो यही सवाल आपसे है। देखिए, हमारे पास एक पाकिस्तान को सही करने का एक बहुत अच्छा मौका था, हाथ आया था हमारे, जब महाजर कौमी मूवमेंट शुरू में बनी थी, ऑल पाकिस्तान महाजर एसोसिएशन जब बनी और वो बनी, वो कैसे। और पंजाब में यकीन करें कि अरे भाई पंजाब में मैंने जूते ही खाए हैं, हालांकि मैं, वो मुझे पंजाबी भी समझते थे कश्मीरी और जम्मू का होके, तो लेकिन वो वहां के लेफ्ट ने भी मुझे छितर ही मारे हैं। क्यों? इसलिए कि मैं वहां पे भी सच बोलता था। और वो सच क्या था? पहली बात तो मैं उन्हें ये कहता था कि तुम्हें ये हक किसने दिया है कि तुम ये कहो कि अगर महाजर अपने आप को एक कौम कहता है, वो चाहते हैं हमारी आइडेंटिटी एज अ महाजर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि भाई ये 70 साल से रहते हैं और अभी भी अपने आप को महाजर कहते हैं? वो तो अपने आप को महाजर नहीं कहते, वो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी महाजर हैं, जैसे तुम पाकिस्तानी पंजाबी हो, वो पाकिस्तानी पश्तून है, कोई पाकिस्तानी बलोच है, ऐसे हम पाकिस्तानी महाजर हैं। ये हमारी आइडेंटिटी है, जुबान हमारी उर्दू है, हमारे रस्म रिवाज, शादी ब्याह के तरीके, हर चीज हमारी जो है जुबान, वो यहाँ के मकामी लोगों से फर्क है। हम एक मखसूस इलाके में इकट्ठे हैं, हमारे मुआशी रिश्ते जो है वो हमें एक कौम बनाते। तो तुम कौन होते हो ये कहने वाले? पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहता था कि एमक्यूएम, उस वक्त की बात करूं, आज की नहीं कर रहा, जब ये बनी थी तो ये समझ नहीं आई किसी को। एमक्यूएम जो अर्बन पैटी बोर्जुआजी थी ना, ये उसकी पार्टी थी। ये जो बार बार अल्ताफ भाई कहते थे ना, ये मिडिल क्लास की पार्टी है, ये मेहनत कशों की पार्टी है, ये निचले तबके की पार्टी है, ये थी अर्बन, सिंध के अर्बन पैटी बोर्जुआ की तबके की पार्टी। अर्बन पैटी बोर्जुआ का नेचुरल जो एंटेगनिज्म है वो होता है जागीरदारों के साथ, क्योंकि ये इमर्जिंग मर्केंटाइल क्लास होती है। ये कंट्राडिक्शन इससे पहले कि इनको समझ आता, ये वहां के जागीरदारों को और फौज को समझ में आ गया। इसीलिए 92 का ऑपरेशन हुआ। और जब 92 का ऑपरेशन हुआ था तो मैंने रावलपिंडी में फवारा चौक में जलसा किया था पीपल पार्टी का झंडा लगा के कि ये ऑपरेशन मत करो। तो हमने बहुत सच बोलने की बड़ी हमने भी सजाएं काटी हैं। लेकिन अब दोबारा से एक टर्न आया है, आप शायद नोट किया होगा आपने। वो टर्न ये आया है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने ऐलान कर दिया है कि जो महाजर हैं कौम है, वो सिंधी के साथ मिलके, उर्दू स्पीकिंग सिंधी, उन्होंने कहा है, महाजर नहीं है, उन्होंने कहा हम उर्दू स्पीकिंग सिंधी हैं। उर्दू स्पीकिंग सिंधी और सिंधी स्पीकिंग सिंधी मिलके सिंधु देश की लड़ाई लड़ेंगे। जी, ये पाकिस्तान के कफन में आखिरी कील है, ये आखिरी कील है। यही मैं समझा रहा हूं कश्मीरी, इन कश्मीर सो कॉल्ड कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज को, जो पाकिस्तानी कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और यही मैं अपने लोगों को बार बार समझा रहा हूं कि तुम देखो कि तारीख की आवाज क्या है, तुम देखो कि वक्त के नकार खाने से क्या तूती गूंज रहा है। सब अपनी अपनी आजादी की लड़ाइयां इस जंगल से, इस जंगली जानवर से अपने आप को छुड़ाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और तुम्हारे लीडर अभी भी ये कह रहे हैं कि हम या तो हिला के पाकिस्तान करेंगे, या वो कह रहे हैं कि हम वहां जाएंगे। तुम कर ही नहीं सकते हिला के पाकिस्तान, क्योंकि तुम्हें हक ही नहीं है कि किसी को कि वो इंडिया की सरजमीन को पाकिस्तान के हवाले करे। तो अब आपने देखा होगा कि सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी के नाम से एक नई तंजीम सामने आई है, जिसने 3 दिन रेंजर्स को नाको चने चबा दिए। अब ये बीएलए ने अटैक किया स्टॉक एक्सचेंज पे। अब सिर्फ ये देर है कि ये बीएलए की जितनी भी फोर्सेस हैं और सिंधु देश की रेवोल्यूशनरी आर्मी और दूसरी जो तंजीमें हैं, ये आपस में कब एक यूनाइटेड फ्रंट का ऐलान करती हैं, ये कब एक कमेटी बनाती हैं जिसमें बलोच और सिंधी शामिल हों, ताकि इनकी स्ट्रगल कोऑर्डिनेट करे। हम भी उस कमेटी में जाएंगे, हम भी जाएंगे उस कमेटी। और इंडिया को ये चाहिए कि वो
और वो देख भी रहे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा आलम फाजल हूं या मैं स्ट्रेटेजिक वॉर का कोई माहिर हूं। इंडिया में बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वो क्या वो नहीं समझते? वो समझते हैं, लेकिन कुछ अभी सब्जेक्टिव फैक्टर्स जो है उनको सीधा पतरा करना पड़ेगा, फिर ये होगा। तो पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इट्स अ डाइंग स्टेट, बल्कि ये मर चुकी है स्टेट, इसके मुर्दा जिस्म से बदबू निकल रही। जी, जैसे कहते हैं कि किसी सलमान हैदर साहब हैं जो अमेरिका कनाडा में रहते हैं एग्जाइल में, क्योंकि उनको भी उठा लिया था पाकिस्तान आर्मी ने। उन्होंने कहा, कई बार अपनी ट्वीट की है कि अब्दुल सत्तार ऐधी, तुम जब किसी लाश से ताफून उठता था तो वो उठाने जाते थे, तो इस लाश से भी अब ताफून उठ रहा है, इसको उठाओ। तो सही कह रहे हैं आप अमजद साहब। आखिरी सवाल है मेरे पास आपके लिए कि पाकिस्तान एक, जैसे कि मैंने कहा, आर्टिफिशियल स्टेट अब अपने एक कंक्लूजन की तरफ जा रहा है जो इसका है, लेकिन क्या वजह है कि अब भी IMF, वर्ल्ड बैंक, चाइनीज बैंक, सऊदी, ये पाकिस्तान को फंडिंग करते रहते हैं, लोन पे लोन दे रहे हैं, जबकि इसकी इकोनॉमी इतनी कोलैप्स हो चुकी है कि ये तनख्वाहें नहीं दे सकते, ये अपनी लोन की किस्तें तक नहीं भर सकते, बल्कि उसके इंटरेस्ट की किस्त तक नहीं भर सक रहे, तो फिर मजीद लोन मिल जाती हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज़ नहीं है? पूरे पाकिस्तान की तमाम कौमियतें, वहाँ फोर्स्ड कन्वर्जन को ले लें, वहाँ पे वीमेन राइट्स को ले लें, वहाँ पे ब्लास्फेमी को ले लें, वहाँ पे एथनिक प्रॉब्लम्स को ले लें, हर चीज़ है, फिर भी दुनिया ऐसे पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करती। क्या वजह है? दुनिया का क्या इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान को अब तक कायम रखा हुआ है? वही वजह जो मैंने शुरू में बयान की कि ये जो ग्रेट गेम है वेस्टर्न इंपीरियलिज्म और सोवियत और या रशियन इंपीरियलिज्म की, उस ग्रेट गेम में ये जोग्राफियाई तौर पर ये बैठा हुआ है फिट। तो ये लॉन्चिंग पैड है। ये देखें, जब कोई गाड़ी स्टार्ट करे तो उसका इंजन पुराना हो जाए तो पीछे से धुआं निकलता है तो बू आती है ना, लेकिन वो गाड़ी आपकी मजबूरी है, आपने उसको चलाना है। तो इसी तरह पाकिस्तान एक गाड़ी है, बदबू आ रही है उससे, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ये जैसे चाइना को ग्वादर का रास्ता चाहिए तो वो सी पैक वहां से आ रहा है, ठीक है ना, तो वो चाइना चाहेगा कि पाकिस्तान रहे, ठीक है। इसी तरह दूसरे देश हैं, वो भी ये चाहेंगे कि पाकिस्तान किसी न किसी शक्ल में कायम रहे, लेकिन किसी के चाहने ना चाहने से चीजें नहीं होती हैं ऐसे, है ना। चीजें होती हैं ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर, और रियलिटी में भी दो चीजें हैं, एक है रियलिटी और एक है एक्चुअलिटी। रियलिटी ये है कि वर्ल्ड बैंक ने 2 दिन पहले इनको $500 मिलियन का लोन दिया है, ठीक है, वो बजट को बैलेंस करने के लिए। रियलिटी ये है कि इन्होंने फौज को, ऐसी फौज को जो जंग लड़ने की बिल्कुल सलाहियत नहीं रखती, उसको 1,400 अरब के करीब का बजट में इन्होंने रखा, उसके लिए खाने पीने का बंदोबस्त। एक आपको और खबर देता जाऊं कि PIA चूंकि कोलैप्स कर रही है, अब अस्करी एयरलाइन भी शुरू होने जा रही है जी, ठीक है ना। तो ये सब नोच रहे हैं उस मुल्क को, उसकी इकोनॉमी को नोच रहे हैं, क्योंकि ये आलमी मंडी में तो मुकाबला नहीं कर सकते दूसरी मईशतों का। तो यहाँ का जो सरमायादार तबका तो नहीं, बल्कि जो ये पैसा वाला तबका या करप्ट रूलिंग क्लासेस हैं, ये उसी को नोच रही हैं, उसी और खा रही हैं। और अगर पाकिस्तान, इनको ये भी डर है कि अगर अचानक कोलैप्स कर जाता है तो यहाँ एक बहुत बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। और उसमें फिर जी न्यूक्लियर बॉम्ब भी हैं वहां पे, तो ये सारा कुछ है। तो ये चीजें वो सोच रहे होंगे कि इसका क्या करना है, कैसे करना है। तो अगर उनसे वो नहीं होता तो हम तो करेंगे ही उसको। इसका कोई फ्यूचर नहीं है, पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं। थैंक यू सर, इट वाज वंडरफुल सर। और मैं यकीन करता हूं कि आपने जो हिस्टोरिकल और लॉजिकल चीज़ें जो बताई हैं, काफ़ी लोगों को कई चीज़ें सीखने को मिली हैं सर। आई विश के जिस तरह आपने कहा कि ये जो सिंधी, बलोच, पख्तून, कश्मीरी, जम्मू के लोग, ये सब मिल के अगर एक वो प्लेटफॉर्म बनाते हैं और उसमें फिर इंडिया का कंट्रीब्यूशन हो अगर कुछ सपोर्टिव, तो I think we can bring prosperity in the region. Thank you very much, sir, for giving us time. And I can apologize from you and your audience for my emotional
thing, but it's a very touchy topic for us. सर आप लोग सफर कर रहे हैं, ये आप लोग इतने सालों से जो सफर कर रहे हैं, आप लोगों को जिस तरह आपने बताया कि दरिया के उस तरफ के लोग किस तरह अपने एक एक जज्बे को किस तरह वो शेयर करते हैं, इट्स टू मच सर. लेकिन होपफुली वी विल सी ए डाउनफॉल ऑफ द ऑपरेसिव रेजिम देयर. थैंक यू वेरी मच सर. Thank you, जी.